तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से सरनमन अकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे और स्वस्थ होंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की हमारी यह गणित की तीसरी क्लास है। पिछली 2 क्लासों में हमने सीखा था गुणज, गुणनखंड और एचसीएफ और एलसीएम से उनका संबंध। आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड और हल करेंगे उन प्रश्नों को जिनकी क्वेश्चन बुकलेट मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई थी। क्लास के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन होने वाली है ये क्लास, क्योंकि इस क्लास में आज आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स का धमाकेदार कॉम्बो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कल हमने एक क्वेश्चन लास्ट में छोड़ा था, 49 अभाज्य संख्या है या नहीं। 49 अभाज्य संख्या है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो कल की क्लास खत्म होने से पहले मैंने आपको बताया था कि कल हम सीखेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले आप संख्या के बारे में केवल इतना जान लीजिए, जितनी भी हमारी गिनती पहाड़े ये सब चलते हैं 1 2 3 4 ये सब नंबर्स, इनको हम संख्याएं बोल सकते हैं। तो संख्याएं तो वैसे बहुत सारे प्रकार की होती है, लेकिन आज हमें सिर्फ बात करनी है अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका एक और खुद के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके अंदर एक और खुद के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं 49 का। क्या 49 के अंदर एक का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, 49 का भाग जाता है। लेकिन इन दोनों संख्याओं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाता है क्या? जी हाँ, 7। 7 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग 49 के अंदर जाता है। इसलिए 7 का भाग 49 के अंदर जाने के वजह से 49 एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? तो जैसा कि मैंने आपको परिभाषा बताई कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके अंदर एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो वो संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11 और इस तरीके से आगे चलते जाएंगे हम, तो हमें अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती जाएगी और ये संख्याएं अनंत तक जाती रहेगी। इसीलिए हम अभाज्य संख्या की पहले परिभाषा जान रहे हैं। ऐसी संख्याएं जिनके अंदर एक और खुद के अतिरिक्त किसी और संख्या का भाग पूरी तरीके से नहीं जाता है, वो संख्या अभाज्य संख्या होगी। इसके अंदर एक और चीज, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को माना जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। और 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी होती है। लेकिन अभी हमारे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एलसीएम और एचसीएफ। हमारा चैप्टर चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ। अभाज्य संख्या के बारे में हमें इसलिए सीखना पड़ा क्योंकि हमें हमारे काम आने वाला है अभाज्य गुणनखंड। हमारे जो काम में आने वाला है वो है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड काम में आने की वजह से हमें जानना पड़ा कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। गुणनखंड हमने पहले सीख लिया है कि गुणनखंड क्या होता है। अब जान लेते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। जिन गुणनखंडों में अभाज्य संख्याएं शामिल होती है, केवल और केवल अभाज्य संख्याएं ही शामिल होती है, वो गुणनखंड कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। एग्जाम्पल लेते हैं हम 12। 12 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें एक को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि एक अभाज्य संख्या में गिनती नहीं आएगी एक की। इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं 2 को। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। इसमें शामिल कर सकते हैं हम 3 को, क्योंकि 3 भी एक अभाज्य संख्या है। इसमें क्या हम 4 को शामिल कर सकते हैं? 4 को इसमें हम शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये एक 12 का एक गुणनखंड तो होगा, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में यह शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्या 5 हो सकता है इसमें शामिल?
5। जी हाँ, बिल्कुल, यह एक अभाज्य संख्या तो है, परंतु ये 5 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह 12 के अभाज्य गुणनखंड में शामिल नहीं हो सकता। 12 के अभाज्य गुणनखंड में शामिल केवल वो ही संख्या होगी जो 12 की गुणनखंड होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी होगी। 12 के गुणनखंड होने के साथ साथ अभाज्य संख्या का होना भी जरूरी है, इसलिए 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड तो होंगे, लेकिन क्या 2 और 3 को गुणा करने पर 12 आ रहा है? 2 और 3 को गुणा करने पर 12 आ रहा है क्या? तो ये इसको पूरी तरीके से अभाज्य गुणनखंड नहीं बनाता है। उसके लिए हमें एक और ऐसी अभाज्य संख्या की जरूरत पड़ेगी जिसको गुणा करने पर 12 आ जाए। 2 तिया 6। तो अब ऐसी कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है जिसको गुणा करने पर 12 आ जाएगा? वो संख्या होगी 2। 2 एक और ऐसी अभाज्य संख्या है जिसको इनके गुणा से गुणा करने पर भी 12 आ जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 12। ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। हमें गुणनखंडों के बारे में पहले इसीलिए विस्तार से चर्चा की थी ताकि हमें अभाज्य गुणनखंड समझने में कोई भी समस्या ना आए, इसीलिए हमने फटाफट से अभाज्य गुणनखंडों के बारे में जान लिया। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने की सबसे शॉर्ट विधि है, जैसे आप ले सकते हो 72। बड़ी संख्या लेते हैं थोड़ी। 72 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये जो निशान है ये बना लेना है, ठीक है। और सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या, ऐसा ध्यान रखना है कि इस वाली संख्या में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हमारा भाग जा रहा है। सबसे पहले हम 2 का भाग देके देखेंगे। उसके अंदर जा रहा है 2 तिया 6 और 2 छिक्की 12, 36। फिर हम 2 का देंगे, उसके बाद आएगा 18। फिर हम 2 का देंगे, उसके बाद आएगा 9। अब 9 में 3 का जा रहा है तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये इसके अभाज्य गुणनखंड बनने जा रहे हैं। 3 दूनी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए हैं हमें? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये हमें 72 के गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। लेकिन हमने जो पिछली 2 क्लासों में पढ़ा था गुणनखंड क्या होते हैं, केवल हमें अगर 72 के गुणनखंड निकालने के लिए कहा जाए तो 72 के गुणनखंड स्टार्ट होंगे 1 से, 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और खुद 72। ये हमारे 72 के गुणनखंड होंगे। लेकिन अभाज्य गुणनखंड ये होंगे ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो होती है अभाज्य संख्याएं। और ऐसे गुणनखंड जिनके अंदर अभाज्य संख्याओं के अतिरिक्त और दूसरी संख्याएं शामिल नहीं होती है उन्हें बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये था हमारा अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य संख्याएं। अब हम उन प्रश्नों को हल करते हैं जिनकी मैंने टेलीग्राम पर आपको बुकलेट प्रोवाइड करवाई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है वो बुकलेट जो मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाई थी। आज हम इन प्रश्नों को हल करेंगे चुटकियों में शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो चलिए पहला प्रश्न है 12 और 18 का महत्तम समापवर्त्य मतलब HCF ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 12 और 18 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करना है हमें। अब हम पहले हमारा जो तरीका था, पहले हम इसके गुणनखंड निकालते थे फिर इसके गुणनखंड निकालते थे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने थे ना, हमें हाईएस्ट वाला निकालना है, कॉमन भी निकालना है। जब हमने इन 3 अक्षरों हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर ये जो तीनों शब्द हैं इनका मतलब हमने पहले जान लिया, उसके बाद में आज हमने जान लिया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जानने के बाद ये तरीका और भी सीधा हो जाता है। अभाज्य गुणनखंड जानने के बाद अब हमें कॉमन ढूंढना बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। कॉमन हम इस तरीके से ढूंढेंगे। अब हम बनाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला भी हमें आज खुद ही बनाना है। हमें फैक्टर्स निकालने हैं।
वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम 12 और 18 दोनों को एक साथ लिखेंगे। कोई भी दो संख्याएं या तीन संख्याएं, चार संख्याएं, जितनी भी संख्याएं आपको एचसीएफ या एलसीएम दोनों को निकालने के लिए दी गई है, उनको हम पहले इस तरीके से लिखेंगे और अभाज्य गुणनखंड के लिए हम यूं बना देंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाइए और इस तरीके से आगे हमें शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब इसके बाद हमें देखना है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे इसको। तो सबसे छोटी संख्या जिनमें दोनों ही का भाग जा रहा है, और हमने ये जो गुणनखंड कॉमन जो ये चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, इन्हीं चीजों का फायदा अब हमें मिलने वाला है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ लिया था। अब हम शॉर्ट ट्रिक्स बनने जा रहे हैं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि हमें कॉमन ढूंढना है, हमें वो गुणनखंड ढूंढना है जो दोनों में कॉमन है। तो वो गुणनखंड हमें कब मिलेगा? जब हम दोनों ऐसी कोई संख्या होगी जिसमें दोनों संख्याओं जिसका दोनों संख्याओं के अंदर भाग चला जाता हो। कॉमन गुणनखंड हमें तभी मिल सकता है जब हम ऐसी संख्या को ढूंढने में दिमाग लगाएं जिसका भाग दोनों संख्याओं में चला जाएगा। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, चलो आइए देखते हैं। दो का भाग 12 में भी जा रहा है, 2 का भाग 18 में भी जा रहा है, चलो लिख देते हैं। अब इन दोनों में भाग जा रहा हो ऐसी कोई भी संख्या दिख रही है क्या आपको? 2 का भाग 6 में तो जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है। लेकिन 3 का भाग 6 में भी जा रहा है और 9 में भी जा रहा है। चलिए, 3 का भाग 6 में भी जा रहा है 2 बार, 9 में भी जा रहा है 3 बार। अब आ गए हैं 2 और 3, नीचे हमें प्राप्त हुए हैं 2 और 3। क्या ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग 2 और 3 दोनों में ही जा रहा हो? अगर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है तो हमारा प्रश्न यहीं पे रुक जाएगा, हमारा हल मिल चुका है। अब यहाँ पे हमें जो भी प्राप्त होगा उनको हम गुणा के रूप में लिख देंगे। 2 गुणा 3 बराबर 6, यही हमारा HCF निकल कर आ जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्याएं हों या छोटी संख्याएं हों, इसी तरीके से हल करेंगे तो हमारा 2 से 3 सेकंड में, जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, 2 से 3 सेकंड में हमारा हल निकल के आ जाएगा। 2 गुणा 3 बराबर 6। 12 और 18 का HCF इसी तरीके से निकालेंगे और इसका उत्तर आ जाएगा 6। तो चलिए, इसका मैंने बता दिया आपको HCF। इसी का आपको अगर LCM निकालना पड़े तो भी वही विधि लगेगी, 12 और 18। यहाँ पे मैं आपको पहले ही HCF बनाना बता दिया, इसी का LCM बनाना सीख लीजिए ताकि आगे जो भी हम प्रश्न हल करेंगे उसमें आपको आसानी रहेगी। 12 और 18 का वही से प्रोसेस है, 2 6 9 3 2 3। LCM में केवल इतना सा चेंज होता है, LCM में जो भी HCF में तो हम करते थे कि इसका जो कॉमन गुणनखंड होते थे वो ढूंढ लेते थे। HCF में हम ढूंढते थे जो भी इसके कॉमन गुणनखंड होते थे, और जहाँ पे ये भाग जो भी कॉमन वो संख्या मिलना बंद हो जाती थी, वहीं पे हम इसको प्रोसेस को रोक देते थे। लेकिन अब हमें ऐसी भी संख्याएं लिखनी है जिनमें भाग नहीं जा रहा है, केवल एक संख्या भी है अगर यहाँ पे उसमें भी अगर किसी संख्या का भाग जा रहा है तो उसको भी हमें आगे लिखना है। इसका 2 का, यहाँ पे 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे 1, और जिस संख्या में भाग नहीं जा रहा है उस संख्या को हमें वैसे के वैसे ही उतार देना है। उसके बाद हम वापस चलेंगे, बचा 3। 3 को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। जब तक नीचे 1 और 1 बिल्कुल 1 प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक हम प्रोसेस जारी रखेंगे। उसके बाद इसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, यही हमारा LCM होगा। 3 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 इसका LCM निकल कर आ जाएगा। इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2 गुणा 3 2 बार आया है तो 3 की घात 2, तो 2 दूनी 4 गुणा 3 3 9 बराबर 36। ये भी हमारे उत्तर हो सकते हैं। तरीका कोई भी हो, हमें 2 से 5 सेकंड में LCM और HCF इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। और बेसिक हमने जान लिया था, उसका हमें आज फायदा मिलने वाला है। तो चलिए आगे के प्रश्नों को हल करते हैं फटाफट से। इसी तरीके से मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको कमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 6 और 8 का LCM फटाफट से निकालिए। मैं एक बार क्वेश्चन बोलूंगा, एक बार लिखूंगा, उतनी देर में आपको कमेंट करके बताना है उसका उत्तर। मैं बोल रहा हूँ 6 और 8 का LCM निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2 है,
6 और 8 का एलसीएम, 6 और 8 का एलसीएम निकालिए। 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 24, चलिए निकालते हैं। 6 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 1 4, 2 1 2 2, 2 दूनी 4 ती 12 दूनी 24, 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। ये मेरे बेसिक के प्रैक्टिस की वजह से आ जाएगा, लेकिन ये इस प्रैक्टिस से भी आपको आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जल्दी से आज हम प्रश्नों को हल करेंगे, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं होगा हमारा। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 15 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। 15 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। 15 और 25 का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, दोनों ही आपको निकालने हैं। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं 15 और 25 का, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये 15, ये 25 इधर लगा देते हैं, ये निशान सीधे 5 का भाग जा रहा है, 5 थी 15, 5 आम 25। ये दोनों संख्याएं ऐसी प्राप्त हो गई जिसमें आगे किसी भी संख्या का हमें कॉमन नहीं मिल रहा, ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं मिल रही जिसमें इन दोनों संख्याओं में भाग जाता हो। तो चलो 5 ही हमारा निकल गया एचसीएफ, तो ये 5 इसका एचसीएफ निकल गया। अब निकालते हैं एलसीएम। अब 3 में 3 का भाग जा रहा है एक बार, 5 को ऐसे कैसे निकला है। उसके बाद 5 एक ऐसा कैसा, 5 एकम 5। अब क्या आ गया एलसीएम, 5 गुणा 3 गुणा 5, 5 थी 15, 5 75। तो यहाँ पे उत्तर आ गया हमारा 75। 75 इसका एलसीएम निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं फटाफट से। दो संख्याएं 34 और 36, सॉरी, दो संख्याएं 24 और 36, उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं और दे दिया आपको 24 और 36, इनका भी एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। 24 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे फटाफट से। 2 12 18, 2 6 9, 3 2 3 2 1 3 3, ये निकल गया। 3 दूनी 6, 18 दूनी 36 दूनी 72, 72 इसका क्या आ गया एलसीएम। 3 दूनी 6, 36 18, 18 दूनी 36 दूनी 72, इसका आ गया एलसीएम। और इसका भाग जाना कहाँ पर बंद हो गया था, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओ। 2 दूनी 4 ती 12, कहाँ पे हो गया था इसका भाग जाना बंद, यहीं पे, क्योंकि यहीं पे हमें अलग अलग संख्याएं प्राप्त हो गई थी। यहाँ पे 2 और 3 अलग अलग संख्याएं प्राप्त हो गई थी, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। इतना आसान है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। 2 से 5 सेकंड में आप एग्जाम में कर दोगे, प्रैक्टिस करते रहना है बस हमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 हो, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 हो, यदि किन्हीं दो रैंडम संख्याएं हैं, उनका हमें पता नहीं है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 हो और उनका गुणनफल 192 हो, दो संख्याओं का एचसीएफ 100, दो संख्याओं का एचसीएफ 4 दे रखा है, उनका गुणनफल दे रखा है 192, उनका गुणनफल है 192, ये बोल रहा है। तो उनका एलसीएम निकालिए, तो उनका एलसीएम निकालिए। दो संख्याएं हैं, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं आप दोनों संख्याओं को, और उनका गुणनफल दे रखा है आपको 192, एचसीएफ दे रखा है 4। अब आपको निकालना है एलसीएम। फटाफट से 5 सेकंड में ये सवाल का कमेंट में आंसर दीजिए मुझे। तब तक मैं एक सूत्र लिख देता हूँ आपके लिए। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। हमें एचसीएफ दिया है, गुणनफल दिया है,
हमें ज्ञात करना है एलसीएम। इस फॉर्मूले में रखेंगे हम इसको। एलसीएम है हमारा 4, मान लीजिए हमारा एचसीएफ है हमारा 4, एलसीएम है एक्स मान लो एलसीएम को, और गुणनफल दिया गया है 192। बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। x बराबर 192/4। जब इधर कोई भी संख्या हो, पक्षांतरण के समय बराबर के उधर अगर लेके जाएंगे, अगर इधर गुणा में है तो इधर जाके वो भाग में बदल जाएगी। ये एक बहुत सामान्य नियम है, जिसे हम मैथ्स की बहुत ही बेसिक्स की अलग से क्लास बताऊंगा मैं आपको, उसमें ये बता देंगे। ये हल करते हैं इसको। 4 चौक 16, 4 अठे 32, तो इसका उत्तर आएगा 48। इसका एलसीएम निकल के आएगा 48। तो चलिए एक बार इसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, जिसको ये चीज़ नहीं आती है। अगर इस फॉर्म में अगर हमें कोई भी चीज़ दी गई है, 4 इंटू एक्स बराबर 192, ये हमारा था। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, ये है बराबर का निशान। अगर बराबर के निशान के दो तरफ होते हैं तो इसको बोलते हैं पक्ष। ये दोनों है पक्ष, इनको बोला जाता है गणितीय भाषा में पक्ष। ये भी पक्ष है, ये भी पक्ष है, दो पक्ष है बराबर के, दोनों साइड है, इस साइड भी इस साइड भी। ये है दायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष, इसको बोलते हैं बायां पक्ष। ये दोनों है पक्ष। हमें कोई मतलब नहीं है ये बायां पक्ष हो दायां पक्ष हो, कोई भी पक्ष कैसा भी पक्ष हो। लेकिन हमारे ध्यान में देने लायक बात यह है कि जब भी किसी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कोई भी संख्या या कोई भी चीज अगर हमें लेके जानी है, तो उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। इसके ये दोनों संख्याएं आपस में है गुणा में, तो यहाँ पे अगर कोई भी संख्या लेकर जाएंगे तो वो परिवर्तित हो जाएगी भाग में। जैसे 4 गुणा एक्स बराबर था हमारा 192, ये यहाँ पे गुणा में थी तो इधर जाके भाग में बदल जाएगी। एक्स बराबर 192, भाग का निशान 4। अगर हमें एक्स को इधर लेके जाना होता तब भी ऐसा ही होता, 4 बराबर 192 भाग एक्स। अगर हमें एक्स को यही बस इसमें यही होता है, अगर हमें 4 गुणा एक्स और अगर 192 को इधर लेके आना होता है तो वो इधर आके हो जाता माइनस में और इधर रह जाता 0। ये है पक्षों की बात। जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में हमें किसी भी चीज को लेके जाना होता है तो प्लस वाली कोई भी चीज होगी वो उधर या इधर जाके हो जाएगी माइनस में, और जब भी कोई चीज इधर भाग में होगी तो इधर जाके हो जाएगी गुणा में, और गुणा वाली हो जाएगी भाग में। प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, भाग वाली गुणा में, गुणा वाली भाग में। ये थी पक्षों की बात। तो इस तरीके से इसका बेसिक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। ये थे हमारे बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन। अब आ रहे हैं मीडियम लेवल के क्वेश्चन। 3 टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे। एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद मीडियम लेवल के क्वेश्चन, उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन। तो चलिए बेसिक लेवल के क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना। 2 घंटियां क्रमशः 2 घंटियां 2 घंटियां क्रमशः सवाल को पढ़ते रहिए, उत्तर मिल जाएगा। 2 घंटियां क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट। 2 घंटियां क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट के 2 घंटियां क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। मैं लिखूं जितने में इसका आंसर कमेंट में करेंगे, जिन्होंने भी टेलीग्राम पर बुकलेट ले ली थी। वे दोनों एक साथ कितने मिनट के बाद फिर से बजेगी? वे दोनों एक साथ कितने मिनट के बाद फिर से बजेंगी? अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 2 घंटियां क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं।
वे दोनों एक साथ कितने मिनट के बाद फिर से बजेंगी। अब ध्यान जाना चाहिए हमारा सबसे पहले जो हमने पिछली 2 क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था उसके ऊपर। हमने सीखा था कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उसके गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। इसके अंदर हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है ये क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कौन सी चीज निकालने के लिए बोल रहा है, सबसे पहले हमें उस पर ध्यान देना होगा। 2 घंटियों की बात चल रही है, 2 संख्याओं की बात चल रही है। 2 संख्याओं में हमने सीखा था जब भी 2 संख्याएं आएगी तो ये समझ लीजिए एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है। 2 संख्याओं की बात हो रही है, 2 घंटियां हैं, वो 12 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। उनका ये अंतराल जो दिया हुआ है, अंतराल, अंतराल का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हैं। अंतराल कब था, अंतराल का मतलब जानिए। हमने निकाला था 6 और 9 का गुणज। गुणज हमने निकाले थे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा। तो ये भी एक अंतराल पे बज रही है। एक बार पहले 12 मिनट बजेगी, उसके बाद 24 मिनट पे बजेगी। इनका अंतराल है 12 मिनट का, इसका अंतराल है दूसरी घंटी का 18 मिनट का। यह बजेगी पहले 12 मिनट पे, फिर 24 मिनट पे, फिर 36 मिनट पे, फिर 48 मिनट पे। इस तरीके से ये बार बार बजेगी। इसका है 18 मिनट पे बजेगी, फिर 36 मिनट पे बजेगी, 54 मिनट पे बजेगी। तो ये है इनका अंतराल, ये इस तरीके से बजेगी। ये पूछ रहा है वे दोनों एक साथ कितने मिनट के बाद फिर से बजेंगी। तो इसका हमें निकालना है एलसीएम, एक साथ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब उसके बाद ये फटाफट से इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम, उसी पे फटाफट से बजेगी ये। 12 और 18 इसका निकालते हैं हम एलसीएम। 2 6 अभी अभी हमने सीखा था फटाफट से निकालना। 3 2 3 2 1 3 3 1 1 3 दूनी 6 3 18 दूनी 36। अगर हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो हम यहीं पे ये इसको कर देते 36 मिनट बाद। दिमाग में बिना बिना इस प्रोसेस के इसको सोल्व किया जा सकता है, बिना इस प्रोसेस के भी इसको सोल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को सीधे शॉर्ट मेथड से सीख लेंगे तो एग्जाम में हमारे अगर क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाएगा तो हम बेसिक से कर सकते हैं उसको, और बेसिक से सीखने वाले सबसे ज्यादा सक्सेस प्राप्त करते हैं। 12 मिनट बाद बज रही है, 18 मिनट बाद बज रही है, दोनों ही एक साथ कितने मिनट बाद बजेगी। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट से करने वाला क्वेश्चन। इसके अंदर एलसीएम निकालना था, इसका आंसर आ जाएगा 36। क्योंकि ये एक बार बजेगी 12 मिनट बाद, उसके बाद 24 मिनट बाद, उसके बाद 36 मिनट पे, उसके बाद 48 मिनट पे, ये बजेगी 18 मिनट पे, फिर 36 मिनट पे, फिर 54 मिनट पे। तो ये एक साथ कब, ये भी 36 मिनट पे बज रही है, ये भी 36 मिनट पे बज रही है, तो दोनों एक साथ 36 मिनट पर बज जाएगी। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट से, ये था एलसीएम निकालने पर उस मेथड से। आपको कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद है कमेंट करके बताना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। का आंसर आया 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है। दो संख्याओं का एलसीएम हमें दिया है 120 और एचसीएफ हमें दिया गया है 6। इसमें से हमें दी गई है एक संख्या, कौन सी संख्या दी गई है, एक संख्या दी गई है उनमें से 30 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, एचसीएफ 6 है, तो एक संख्या दी गई है हमें 30, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एक संख्या हमारे पास ऑलरेडी है, दूसरी संख्या मान लीजिए x है। इनका गुणनफल किसके बराबर बताया था मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर उन संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल हो जाएगा 30 पहली संख्या, x को दूसरी संख्या माना है हमने, इनका ये गुणनफल होगा। ये किसके बराबर होगा, HCF 120 गुणा HCF 6 के, ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया था जब इस तरीके से संख्या होगी यहाँ पे गुणा में, इधर जाके क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x को यहीं रहने देंगे, बराबर का वही निशान। दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे इसको, इसको बोलते हैं पक्षांतरण। तो ये 120 गुणा 6,
यहाँ पे जाके ये बदल जाएगा भाग में, यहाँ पे जाएगा 30। इसको हल करेंगे फटाफट से। 30 का भाग दिए 4 बार, 4 छक्का 24। x बराबर आ गया हमारे 24। 24 ही उसकी दूसरी संख्या होगी। दूसरी संख्या क्या आई हमारी? 24। बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में, 2 से 10 सेकंड के बीच में हल होने वाले हैं सारे प्रश्न। 8वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आ रहा है। 3 ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकंड। 3 ट्रैफिक लाइटें, 3 ट्रैफिक लाइट, 3 ट्रैफिक लाइटें क्रमशः, पहली देखिए 30 सेकंड, दूसरी 45 सेकंड और तीसरी 60 सेकंड। पहली है 30 सेकंड, दूसरी 45 सेकंड, तीसरी 60 सेकंड के बाद जलती है। तीन ट्रैफिक लाइटें हैं जो एक जलती है 30 सेकंड बाद, एक 45 सेकंड बाद, एक 60 सेकंड बाद। वे सब एक साथ कितने समय बाद फिर से जलेगी? वापिस से एक साथ आ गया। वे तीनों फिर से एक साथ, अब इनको एक साथ जलने में कितना टाइम लगने वाला है? एक साथ जलेंगी फिर से एक साथ कितने टाइम बाद? वे सब एक साथ कितने समय बाद फिर से जलेगी? कितने समय बाद वे तीनों फिर से एक साथ कितने समय बाद जलेंगी? तो अब ये जलती है, ये 30 सेकंड, 3 ट्रैफिक लाइट है 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद फिर से जलती है। मतलब ये 30 सेकंड में, हर से 30 सेकंड में जलेगी, ये हर 45 सेकंड में जलेगी, ये हर 60 सेकंड में जलेगी, ये उसके बाद 60 सेकंड में जलेगी, ये उसके बाद 90 सेकंड में जलेगी, ये उसके बाद 120 सेकंड में जलेगी। तो अब इसका हमें क्या निकालना है? तीनों में कॉमन निकालना है। प्रश्न पढ़ने के बाद हमें पता होना चाहिए कि हमें वास्तव में निकालना क्या है। इसका हमें सबसे पहले निकालना है कॉमन। क्या निकालना है? कॉमन। फिर से एक साथ तीनों का साथ, तीनों का साथ कॉमन निकालना है। लेकिन कॉमन में भी क्या निकालना है? HCF निकालना है या LCM निकालना है। जब भी कॉमन की बात आएगी तो दिमाग में वैसे ही आ जाएगा कि कॉमन कहाँ आता है हमारे HCF या LCM में, क्योंकि पिछली 2 क्लासों में हमने सबसे ज्यादा फोकस किया था कॉमन वर्ड पे। कॉमन HCF निकालना है या LCM निकालना है। जब भी हमें बात की जाए कि 30 सेकंड बाद फिर से जलेगी, इतने समय बाद फिर से होगा, इसका मतलब है हमें गुणा करना पड़ रहा है उस चीज के लिए। क्या करना पड़ रहा है? गुणा। गुणज किस में काम में आते हैं? HCF में आते हैं या LCM में काम में आते हैं? LCM में लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें वहां से हिट करना है हमारे दिमाग में, तब जाके हमारे दिमाग में बात आएगी कि हमें इनका LCM निकालना है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स का कॉम्बो। जब तक हमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो शॉर्ट ट्रिक्स तो वैसे भी हम भूल ही जाएंगे। चलिए इसका निकालते हैं हम LCM। 30, 45 और 60, इसका LCM होने वाला है। 3 का भाग देके देखते हैं। 3, 10, 15 और 20। इधर देते हैं हम 2 का 2, 5, 15, 10 देते हैं हम फिर से 2 का 5 ऐसे का ऐसा, 15 ऐसा, यहाँ पे 5। इसके बाद जाएगा 5 का, 5 एकम 5, 5 × 15, 5 एकम 5, फिर से जाएगा 3 का और 1 1 1 आ जाएगा। अब प्राप्त हुआ हमें 3 2 2 5 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180। इसका LCM हमें प्राप्त हुआ है 180। LCM क्या प्राप्त हुआ है हमें? 180। इसका मतलब है 180 सेकंड के बाद वो तीनों लाइटें एक साथ पुनः जलेगी। तीनों की तीनों एक साथ 180 सेकंड के बाद जलेगी। लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ने के बाद हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज हमें निकालनी है, कहाँ से निकालनी है। वो सब हमें पता चलता है बेसिक कॉन्सेप्ट जिन्होंने पढ़ा हुआ होता है, जिन्होंने केवल और केवल शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व किए होते हैं। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया तो उनकी हवाइयाँ उड़ जाती है और वो एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं या फिर गलत करके आते हैं, और उसी वजह से उनके और भी काफी सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसीलिए हमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, उसके बाद हम सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए 90 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 148 और 184 को क्रमशः 4 और 8 शेष देकर विभाजित करती है। अब मैं एक बार लिखूंगा और मेरे लिखते ही आप कमेंट में आंसर भी इसका लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 148 और 184 148 और 184 दोनों को क्रमशः 4 और 8 शेष देकर 4 और 8 शेष देकर विभाजित करती है। 4 और 8 शेष देकर विभाजित करती है। उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। ध्यान देने वाला पॉइंट है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हम कब ज्ञात कर रहे थे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट सबसे बड़ा, तो हमें याद आ गया कि अब इसमें तो फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है इसमें? फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड। गुणनखंड हमें इसमें निकालना पड़ेगा। एक चीज हमें पता चल गई सबसे बड़ी संख्या को देख के। अब आगे देखते हैं, 148 और 184 को क्रमशः 4 और 8 शेष देकर विभाजित करती है। मतलब जब भी वो संख्या इनको 148 और 184 इनको क्रमशः 4 और 8 शेष देंगी। पहले जब भी वो संख्या में भाग देगा, उन संख्या का हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है, लेकिन उनमें जब भी वो भाग चला जाएगा उस संख्या का, तो 4 और 8 शेष बचने चाहिए। अब 148 और 184 को 4 और 8 शेष कब बचेगा? सबसे पहले तो हमें इसमें से क्रमशः 4, इसमें से 4, इसमें से 8 घटा दो। 144 176 ये आएगा। अब हमें प्राप्त होती है संख्याएं ये। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 144 में भी भाग चला जाए, 176 में भी भाग चला जाए, तो ये कैसे निकालेंगे हम? HCF के द्वारा। HCF कैसे निकाल रहे थे अपन? 144 176। चलिए अब एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी आपको कि सबसे छोटी संख्या देखिए जिसमें इसका भाग चला जाता हो। मैंने क्या बताया था? सबसे छोटी संख्या देखिए जिनमें इन दोनों संख्याओं में ही उसका भाग चला जाता हो। जैसे 2 थी, लेकिन मैं अब आपको कुछ जादुई नंबर्स बताने जा रहा हूँ जिनका भाग देकर भी हम इसे आसानी से और भी आसानी से हम हल कर सकते हैं। वो जादुई नंबर्स हैं 4 9 16 25 36। ये है पूर्ण वर्ग संख्याएं। ये हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। लेकिन इस पे आप फोकस मत करो, आप फोकस करो जादुई नंबर्स पे। 4 9 16 25 और 36 वे जादुई नंबर्स हैं जिनको आप अभाज्य गुणनखंड निकालने में काम में ले सकते हैं, लेकिन तभी जब आप HCF निकाल रहे हो। तब जब हम HCF निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 की जगह सीधे सीधे ये भी चेक कर सकते हैं कि 4 का भाग 144 में जा रहा है कि नहीं, 176 में जा रहा है कि नहीं। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये संख्याएं बड़ी है। अगर आपको अनुभव नहीं है, गणित के क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस नहीं है, तो हम उसी छोट मेथड से चलेंगे कि 2 का भाग दे दिया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। जबकि यहाँ पे हम 4 का भाग भी दे सकते थे। 4 का भाग हम कैसे दे सकते थे? दोनों विधियां में, दोनों साथ में लेके चलते हैं विधियों को। 4 ती 12, 4 छक्का 24, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 नाम 36, 11 चौक 44 और 4 चौक 16। यहीं पे हमारा उत्तर आ जाता 16। खत्म। यहीं पे फटाफट से 2 से 3 सेकंड में। अब इसको हल करते रहेंगे अपन जब तक 2 के पहाड़ी बोलते रहेंगे। 2 36 और 2 44, फिर से 2, फिर 18, फिर 22, फिर से 2, 2 9 11। यहाँ पे जाके आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पे भी हमारा उत्तर वही निकल के आएगा। यहाँ पे हमने प्रोसेस को इसलिए रोका है क्योंकि 9 और 11 प्राप्त हुए हैं। ऐसी 2 संख्याएं प्राप्त हुई है
जिसमें हमें अब कॉमन कोई भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसका उत्तर क्या आया हमारे निकल के? 16। उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। 16 है वो ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसमें 148 में इसका भाग देंगे तो 4 बच जाएगा, 184 में इसका भाग देंगे तो 8 बच जाएगा, 16 का भाग 144 में, 16 का भाग 176 में, दोनों में पूरी पूरी बार चला जाएगा। और उसके बाद अगर 148 में हम इसका भाग देंगे तो शेषफल 4 आएगा, क्योंकि पूरी पूरी बार देंगे तब तो 144 आ जाएगा, पूरी पूरी बार 176 में चला जाएगा। शेष क्या बचेगा इसके? 184 में देने पर 8, 148 में देने पर 4। तो चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसके स्क्रीनशॉट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इसका उत्तर क्या है हमारे? 16। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 300, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 300, जैसे जैसे क्वेश्चंस लिखते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे तो हमारे फॉर्मूले दिमाग में बनते जाने चाहिए फटाफट फटाफट। अब इसमें गुणनफल दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, दिमाग लगाओ और फटाफट फटाफट कमेंट करते जाओ। उस सबसे बड़ी यदि दो संख्याओं का गुणनफल 300 और HCF 5 हो, और HCF 5 हो, HCF क्या हो? 5 हो, तो LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या था हमारा? गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ये फॉर्मूला था। इसमें हम पुटअप करेंगे जितने भी वैल्यूज है हमारी। 300 गुणनफल दे रखा है, HCF दे रखा है 5, LCM हमें निकालना है। x मानो चाहे y मानो चाहे कुछ भी मानो आप। अब इसको इधर भेजेंगे, चला जाएगा इसमें भाग, 300 बटा 5 बराबर आ जाएगा आपका LCM 5 30 60, उत्तर आ जाएगा। तो x बराबर क्या उत्तर आया हमारा? 60। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 300 है, HCF है 5, तो उसका उत्तर सीधे सीधे निकल के आएगा 60। ये वाली प्रोसेस हमने क्यों करी? क्योंकि हमें ये फॉर्मूला याद था। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं था तो उसको ऐसा लगेगा कि ये क्या दे दिया, क्या करें इसमें। ये इस फॉर्मूले को लिख लो कहीं पे, दिमाग में छाप लो इस फॉर्मूले को, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अब हमारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं 5 + 5। इजी लेवल के हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए। उसके बाद में ये थे क्वेश्चन मीडियम लेवल के, इसके भी हमने सोल्व कर लिए। अब जो अगले 5 क्वेश्चन आने वाले हैं वो है थोड़े एडवांस लेवल के। कौन से? एडवांस लेवल के। कल मैंने आपको बोला था 0 टू हीरो, 0 टू हीरो, शुरू के 0, शुरू के 5 क्वेश्चन 0, उसके बीच के 5 क्वेश्चन, उसके बाद अब आ रहे हैं 5 क्वेश्चन, वो आ रहे हैं हीरो वाले, हीरो लेवल के क्वेश्चन। बिल्कुल भी मिस मत करिए क्लास को, हम सारे मिटा देते हैं। अब आएंगे हमारे हीरो वाले। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 11, 72, 120 और 144 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 72, 120 और 144, तीन संख्याएं हमें दी गई है। इसका HCF भी निकालना है और इसका LCM भी हमें निकालना है। ये हीरो लेवल का क्वेश्चन बोल रहे हैं, वैसे है तो नहीं है हीरो लेवल का क्वेश्चन। जिस हिसाब से हमने कॉन्सेप्ट और क्या शॉर्ट ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों का जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है, उसके लिए तो ये बिल्कुल ही हल हुआ है। चलिए करते हैं। 72, 120 और 144, इसका निकालते हैं सबसे पहले हम HCF। मैंने अभी अभी आपको बताए थे जादुई नंबर 4 और 9, 16, 25, 36। क्या इन जादुई नंबर्स में से किस, ये तीनों संख्याओं में, इनमें से कोई ऐसी संख्या है कि इन तीनों संख्याओं में भाग जा रहा हो? जी हाँ बिल्कुल, 4, 18, 30, 4 × 12, 4 × 6 = 24 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें भाग जा रहा हो, नहीं जा रहा।
चलिए 2 का देते हैं, 2 नाम 18, 15 और 18। अब 3 का, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 छः 18। अब प्राप्त हुआ हमें 3, 5 और 6। क्या प्राप्त हुआ हमें? 3, 5 और 6। क्या ऐसी कोई संख्या है जिनमें तीनों का ही भाग जा रहा हो? अब कॉमन निकालने की कोई भी प्रोबेबिलिटी बची है क्या? कॉमन निकालने की कोई भी संभावना नहीं बची है। तो यहीं पे हमारा उत्तर आ गया 3 दूनी 6, 6 चौ 24, 24 इसका HCF निकल के आ गया। कितना सीधा क्वेश्चन है। कौन सा एडवांस लेवल? जिसको बेसिक प्लस शॉर्ट ट्रिक दोनों आती है, वही फटाफट से चुटकियों में क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। केवल शॉर्ट ट्रिक्स, उसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। केवल बेसिक, ये थोड़ा सा लंबा। मैं आपको बताता हूँ। एक सफर, ये वाला ग्राफ होता है, ये होती है शॉर्ट ट्रिक्स, सीधे पहुंचना, सीधे शॉर्ट ट्रिक्स, गुड़क जाओगे। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, जो थोड़ा सा टाइम लेके चलता है। लेकिन हमने जो मेथड निकाला है, बेसिक भी उसमें शामिल होगा, शॉर्ट ट्रिक भी उसमें शामिल होगी। ये वाला वो कॉन्सेप्ट होगा जिससे हम सबसे जल्दी हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। ये वाला है जो, ये वाला जो मैंने आपको चित्र बना के दिया है ना, गूगल कर लेना इसके बारे में कि ये वाला फॉर्मूला क्या होता है। सबसे जल्दी पहुंचेंगे, हमारा ये वाला है। इसको मैं बता रहा हूँ बेसिक, इसको मैं बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, और ये है हमारा बेसिक प्लस शॉर्ट ट्रिक का कॉम्बो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं बिना टाइम खराब करें। क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याओं का HCF 13 और LCM 2028 है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। दिया गया है दो संख्याओं का HCF 13 और LCM 2028 है। यदि एक संख्या 169 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि एक संख्या 169 है, 169 ही है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हमें। वही फॉर्मूला लगेगा, HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। वही फॉर्मूला लगेगा। तो 13 गुणा 2028 बटा 169, ठीक है, बराबर x। 13 को इससे काटेंगे 13 आ गया, 13 को इससे काटेंगे 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 156 इसका आंसर आएगा। पहाड़े तो याद होंगे, नहीं होंगे हमें हो जाएंगे धीरे धीरे। 156 इसका आंसर आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एडवांस लेवल के समझ रहा था मैं तो, ये तो बहुत ही लो लेवल के हो गए हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का योग 153, दो संख्याओं का योग 153 और HCF 9 है, और HCF 9 है। ऐसी कितने युग्म संभव हैं? ऐसे कितने युग्म संभव है? अब जिनको बेसिक आता होगा वही इस सवाल को हल कर सकते हैं, और जो भी शॉर्ट ट्रिक वाले इसको हल करके बता दे मुझे, बताइए, कमेंट करके बताओ फटाफट से। मैं हल करने के लिए आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ। दो संख्याओं का योग 153 और HCF 9 है, ऐसे कितने युग्म संभव हैं? सबसे पहले तो शॉर्ट ट्रिक्स वालों को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो चलिए दो संख्याएं, कोई सी भी दो संख्या ले लेते हैं हम, x और y, ठीक है। x और y क्या ले लेते हैं हम? दो संख्याएं x और y है। उनका HCF क्या है? 9।
इनका HCF क्या है? 9। 9 इनका क्या है? HCF। अब दिमाग लगाने वाली बात यह है कि HCF होता क्या है? HCF क्या होता है? ये बात हमें, गुणनखंड होते हैं ये, किसी भी संख्या के गुणनखंड। अब मान लीजिए दो संख्या, हमने पहले कई बार देख चुके हैं हम कि हम जैसे 12 और 18 इनके हमने गुणनखंड निकाले थे। 12 और 18 का HCF क्या आता है? क्या आता है? 6। अरे 6 ही आता है ना इसका HCF। 6 इसका HCF आने का मतलब है 6 का भाग 12 में भी जा रहा है, 6 का भाग 18 में भी जा रहा है, लेकिन वो सबसे बड़ी ऐसी संख्या है 6 जिसका भाग 12 में भी जा रहा है और 18 में भी जा रहा है, इसलिए 6 इसका HCF है। तो अगर किसी भी दो संख्याओं का HCF 9 होने का मतलब क्या है? 9 का भाग उस संख्या x में भी जा रहा है, 9 का भाग उस संख्या y में भी जा रहा है। मतलब ऐसा कोई नंबर है जिसको 9 से गुणा करने पर x आ जाएगा, और ऐसा कोई नंबर है जिसको गुणा करने पर 9 से y आ जाएगा। ये चीज को आराम से समझना आप। ऐसी कोई संख्या है जिसको गुणा करने पर, वो संख्या कोई भी हो सकती है, उस संख्या को मान लो आप a, और ऐसी कोई संख्या हो सकती है जिसको गुणा करने पर 9 से y आ जाएगा, उस संख्या को मान लो आप b। समझ रहे हो आप बात को? यहाँ पे इस ये वाली चीज बेसिक बताने का यही मेरा उद्देश्य था कि आप इस तरीके के प्रश्नों को समझ पाएं और आसानी से हल कर पाएं। तो 6 को 2 से गुणा करने पे 12 आ रहा था, 6 को 3 से गुणा करने पे 18 आ रहा था। यहीं पे 9 HCF दिया हुआ है, तो 9 को किसी ऐसी संख्या से गुणा करने पर जाएगा हमारे ये, और 9 को किसी ऐसी कोई अननोन संख्या से गुणा करने पे आएगा ये, और इन दोनों संख्याओं का योग होगा 153। और उसके भी ऐसे कितने युग्म संभव है, क्वेश्चन यही खत्म नहीं होगा, उसके बाद यहाँ पे ऐसे कितने युग्म संभव है। तो चलिए 9 को ऐसे गुणा करते हैं 9a, ठीक है, तो वो संख्या क्या आएगी? x, ठीक है, x आएगी। 9a करते ही क्या आएगा? x, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, क्योंकि सबसे पहले हमें समझना है क्वेश्चन को। आंसर पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, अभी आपका पेपर नहीं चल रहा है, अभी हम केवल समझ रहे हैं। 9 को ऐसे गुणा करने पर वो संख्या x जो हमने मानी थी कि वो संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो 9 को किसी अननोन नंबर ऐसे गुणा करने पर हमारा x आ जाएगा। 9 को किसी अननोन नंबर b से गुणा करते हैं, चलो करते हैं, 9b बराबर क्या आ जाएगा? y। आ जाएगा या नहीं आएगा? यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद हम चलते हैं x प्लस y, दोनों को जोड़ने पर दे रखा है 153। अब जब 9a x के बराबर है, 9b y के बराबर है, तो 9a और 9b को जोड़ देंगे तब भी 153 ही आएगा। आएगा ना? तो हम जोड़ते हैं 9a प्लस 9b बराबर 153। ये वाली रामायण हमने देख ली। अब इधर चलते हैं, 9a प्लस 9b बराबर 153। अब यहाँ पे हमें लेना है कॉमन। क्या लेना है? कॉमन। ये जो कॉमन वर्ड पे जो इतना मैंने जोर दिया था पिछली दोनों क्लासों में, वो ऐसे ही नहीं दिया था, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये जो उसको समझ में आ गया, उसको पूरी HCF और LCM बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अब इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? और राम और श्याम वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, व्हाइट शर्ट लाल शर्ट, और उनमें कॉमन क्या थी? काली पैंट। इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? ये एक पक्ष है, ये है बराबर का निशान, बराबर के इस साइड एक पक्ष है, इस साइड है दूसरा पक्ष। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? सभी को दिख रहा है ना, मैं 9 तो दिख रहा है ना, तो ये 9 कॉमन आ गया। इसको लिख देंगे यूं, क्योंकि ये कॉमन है। उसके बाद में इसको लिखेंगे a प्लस b। 9 को a से गुणा करेगा 9 आ जाएगा, 9 को b से गुणा करेगा 9 भी आ जाएगा, बीच में प्लस, ऐसा का ऐसा रहेगा। ये इसको सॉल्व करने की प्रोसेस बराबर आ गया 153। जब भी कोई भी दो संख्याएं हैं, ये दो पद हैं अलग अलग, इनके बीच में अगर कोई भी निशान नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है, तो उसको गुणा के रूप में समझा जाता है। ये बात ध्यान में रखना आप। तो अब चलते हैं आगे। मैंने आपको बताया था जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में किसी भी चीज को लेके जाते हैं, तो क्या हो जाता है? उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इस पे काय का चिन्ह है? गुणा का, इधर जाके काय में बदल जाएगा? भाग में। तो a प्लस बी बराबर 153/9 हो जाएगा। 9 का भाग इसमें देंगे, 9 एकम 9,
9 7 63। ए प्लस बी बराबर आएगा हमारे 17। यहाँ तक सब समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं हम आगे। अब आया है ए प्लस बी बराबर 17। ए क्या है? वो गुणज। बी क्या है? ये। अब इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 17। अब निकालेंगे हम युग्म। कितने युग्म संभव है? अब ये बताओ मुझे, कितने ए प्लस बी हो सकते हैं कि 17 आ जाए? कितनी संख्याएं ऐसी है जिनको जोड़ने पर 17 आ जाएंगे? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में मत जाओ, दिमाग में अपनी बेसिक लैंग्वेज में जाओ। इसके लिखने का मतलब ये है, ऐसी कितनी दो संख्याएं हैं, कोई सी भी हो सकती है वो संख्या। 1 प्लस 2 17 आ रहा है क्या? 1 और 2 को जोड़ने पर 17 आ रहा है क्या? 3 आता है? ये तो नहीं है, नहीं है ना बिल्कुल। 3 और 5 2 जोड़ लें हम, कोई से भी दो, ए और बी, कोई सी भी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 17 आ जाए, ऐसे कितने युग्म संभव है? एक बार ले आप 17 प्लस 0, ले ही नहीं सकते। एक से शुरू करो। जब भी आपको युग्म निकालने हो, बिल्कुल बेसिक से शुरू करो, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करो, दिमाग को ठंडा रखो, उसके बाद ये क्वेश्चन हल होगा। हम सबसे पहले ट्राई करते हैं एक से। अब एक में ऐसा क्या जोड़ें कि 17 आ जाए? सर 16 जोड़ दो, 17 आ जाएगा। आ गया ना 17? एक युग्म आ जाएगा ये। उसके बाद में दो, दो में ऐसा क्या जोड़ें कि 17 आ जाए? 15। बिल्कुल गिनती से चलते जाओ, 3 4 5। चलो इधर साफ सुथरा काम करते हैं, उधर बिगड़ जाएगा। ए प्लस बी बराबर 17, 1 प्लस 16 बराबर 17, एक युग्म ये। 2 प्लस 15 बराबर 17, दूसरा युग्म ये। 3 प्लस 14 बराबर 17। 4 5 6 7 8, ऐसे हम 8 तक जोड़ते रहेंगे तो 8 प्लस 9 बराबर भी 17 आएगा। उसके बाद में कोई भी युग्म नहीं बनने वाले। उसके बाद में कोई भी युग्म आपको नहीं मिलेगा। करके देखो आप इसको। 4 में 13 जोड़ो, 5 में जोड़ो आप 12, 6 में जोड़ो आप 11, 7 में जोड़ो आप 10 और 8 में जोड़ो 9। उसके बाद 9 में वापस यही आ जाएगा 8, फिर 10 में फिर वापस सही आ जाएगा। लेकिन वो तो रिवर्स हो गए बार बार। तो यहाँ पे 8 युग्म ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जिनको जोड़ने पे 17 आ रहा है। कितने ऐसे? कितने? 8 युग्म ऐसे प्राप्त हो रहे हैं हमें जिन्हें जोड़ने पे ये आ रहा है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा और उत्तर आएगा आपके 8। ये है एडवांस लेवल का क्वेश्चन। अब जिसको बनना था जीरो से हीरो, किसको बनना था जीरो से हीरो? ये था हमारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पूरी गणित की बेसिक आपको आनी चाहिए। गणित की पूरी बेसिक आपको आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आई बात समझ में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपको जरूर टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। 2 क्वेश्चन और बचे हमारे, वो भी शायद एडवांस लेवल के हो, मुझे नहीं पता, मैंने देखे नहीं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 14, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 24 और 36 से विभाजित करने पर हर बार 8 शेष छोड़ती हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। वह सबसे छोटी संख्या। अब जैसे जैसे मैं लिखता जाऊं, बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप अपने दिमाग में लाते जाओ कि आगे हमें क्या निकालना पड़ेगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 24 और 36 से विभाजित करने पर 36 से विभाजित करने पर हर बार 8 शेष छोड़ती हो। हर बार 8 शेष छोड़ती हो। ये लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया था। सबसे छोटी नाम आ गया। सबसे छोटी क्या निकालना पड़ेगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
लेकिन ये बोल रहा है 12, 16, 24 और 36 से विभाजित अगर कर दें उसको, तो वो हर बार 8 शेष छोड़े। तो चलिए सबसे पहले तो हम निकाल देते हैं इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM। 12, 16, 24 और 36। मैंने आपको जो ये शॉर्ट ट्रिक बताई है ये वाली, ये बेहद ही काम आने वाली है आपके। और जो जादुई नंबर मैंने आपको बताए थे 4, 9, 16, 25, 36, ये जो जादुई नंबर है, ये नंबर भी आपके LCM या HCF निकालने में बहुत ही काम आने वाले हैं। चलो निकालते हैं 4 का, सीधे 4 का जादुई नंबर से 2 और 3 का यूज बाद में। 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 छिका 24, 4 नाम 36। अब निकालते रहो छोटी संख्याओं से। 3 का 3 एकम 3, ये 4 का 4 ही, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, क्योंकि हमें निकालना है LCM। क्या निकालना है हमें? LCM। अगर हमें केवल HCF निकालना होता तो इसका उत्तर 4 ही आ जाता, यहीं पे आ जाता हमारा उत्तर 4। लेकिन हमें निकालना है इसका LCM। तो आगे निकालते हैं जब तक नीचे ही नीचे 1 प्राप्त नहीं हो जाएगा। उसके बाद में हम देंगे इसमें 2 का भाग, 1 यहीं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3। अब प्राप्त हो जाएगा 2 और ये 1। 3 दूनी 6, दूनी 12, 3 36 चौक 144, 36 चौक 144, 36 चौक 144। अब ये है ऐसी संख्या जिनमें 12 का भाग दो 144 में पूरी पूरी बार जाएगा, 16 का दो पूरी पूरी बार जाएगा, 24 का दो पूरी पूरी बार जाएगा, 36 का दो तो भी 4 बार में पूरी पूरी बार जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका ऐसी संख्या बताओ, उसमें इनमें से किसी का भी भाग दे दो, शेषफल आना चाहिए 8। क्या आना चाहिए? शेषफल। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे कि शेष छोड़ती हो, अगर आपको शेष छोड़ना मांगते हो तो इसके अंदर हमेशा प्लस कर देंगे। ये बोल रहा है शेष छोड़ने के लिए, तो LCM में आप फटाफट से प्लस कर दो, वो नंबर निकल के आ जाएगा 152। यही वो नंबर है कि 12 का भाग दो आप, पहले तो 144 बार चल जाएगा जितनी भी बार जाएगा, लेकिन बच जाएगा 8। 16 का भाग दो, चल तो जाएगा 144 में कितनी भी बार, 8 बार में चल जाए, कितनी भी बार में चल जाए, लेकिन उसके बाद बचेगा फिर 8 152 में देने पर। 24 का भाग दो, इसमें चल जाएगा 144 आ जाएंगे बीच में, लेकिन शेषफल प्राप्त हो जाएगा आपको 8। 36 का दो, 36 चौक 144 आ जाएंगे, उसके बाद भी बचेगा 8। तो ये है हमारे इसकी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी और फाइनल क्वेश्चन करते हैं अपना 15वें नंबर का क्वेश्चन। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, एक तो ये दे रखा है, और दिया है हमें 2 की घात 2 गुणा 3 की गुणा 5 की घात 2। अब आप बोलोगे सर ये घात क्या होती है? सर ये घात क्या होती है? तो घात को मैं बिल्कुल जरा सा समझा दूं आपको। घात वो होती है जब भी समान संख्याएं 2 गुणा 2 गुणा 2, ये दो ही दो बार बार आ रहे हैं, तो जब भी बीच में होती है ना, तो इसको एक ही दो लिख लेंगे। कितने? एक ही दो। गुणा में हो तो ऐसे नहीं, प्लस में हो तो नहीं, इनको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, क्योंकि 1 2 3 बार, 2 3 बार गुणा हो रहा है, 2 एक बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, तो 2 की घात 3, इसको लिखते हैं 2 की घात 3। ऐसे ही इसमें मान लो गुणा 3 भी हो, तो ये तो हो गई 2 की घात 3, और ये क्या हो गया? 3 को एक बार, 3 को दो बार, बीच में गुणा वैसे का वैसा आएगा, 3 वैसे का वैसा, और 1 और 2 कितनी घात हो गई इसकी? 2। तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, ये है इस फॉर्मेट में, ये चीज हमें दिया हुआ है। तो अब इसमें ज्ञात करना है हमें इसका HCF। हमें इसका क्या ज्ञात करना है? HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सबसे पहले ध्यान दो, कुछ भी मत निकालो, सबसे पहले हमें इनको गुणनखंड रूप में तो पहले ही हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये गुणनखंड रूप में पहले ही दिया हुआ है, तो अब इसको तो सबसे पहले ऐसे लिख लो। देखो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, लिख लिए, कुछ भी नहीं करना। इधर नीचे लिख लो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, जिसकी घात कुछ भी नहीं होती ऊपर, उसकी घात 1 गुणा 5 की घात 2 आ गई।
अब इसमें तो है 2 की घात 2 और इसमें है 2 की घात 3, तो दोनों में से कितनी घात कॉमन आई? इसमें है 2 की घात 2 और इसमें है 2 की घात 3, तो 2 इसमें भी है, 3 ये कब बनेगी? जब इसमें भी 2 तो होगी सही, 2 की घात 2 तो इसमें भी होगी सही, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों पदों में कॉमन आ रहा है 2 की घात 2। 2 की घात 3 है ना, एक घात एक्स्ट्रा भी है इसमें उसका, लेकिन इसमें है ही नहीं। 2 की घात 2 इधर, 2 की घात 2 इधर, तो ये कॉमन क्या है इसमें? 2 की घात 2। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कॉमन। फैक्टर भी बाद में देखेंगे, मल्टीपल बाद में देखेंगे, सबसे पहले कॉमन। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? 2 की घात 2। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 3 की घात 1 इधर है, 3 की घात 2 इधर है, तो कॉमन आ जाएगा सीधा सीधा 3 की घात 1। 3 की घात 1 इसमें भी है, 3 की घात 1 इसमें भी है, तो कॉमन आया 3 की घात 1। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? ये 5 की घात 1 है, ये 5 की घात 2 है, 5 की घात 1 इसमें भी है, 5 की घात 1 इसमें भी है, तो 5 की घात 1। अब इसको 2 की घात 2 को जब इस फॉर्म में बदल देंगे, 2 की घात 3 थी तो कितने गुणा लगाए थे अपन ने? 2 के 3। इसको अगर गुणा लगाएंगे तो क्या कितने गुणा आएंगे? 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2। ये 3 की घात 1 है तो 1 गुणा, ये 1 है, 5 की घात 1 है तो 5 गुणा, 2 दूनी 4 थी, 12 पंजे 60। ये इसका उत्तर आ गया, 12 पंजे 60। और जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप यहीं से ढूंढ लेंगे कि 2 की घात 2 कॉमन, इधर से 3 की घात 1 कॉमन, इधर से 5 की घात 1 कॉमन, 2 दूनी 4 थी, 12 पंजे 60। आप यहीं पे 2 से 5 सेकंड के अंदर इन क्वेश्चंस को, ये जो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस है ना, इनको भी हल कर देंगे। अब कल हम एडवांस लेवल के ऊपर भी एक दो क्वेश्चन, कम से कम मैं आपके पास अभी भी 50 प्रश्न हल करवाने वाला हूं। इसलिए अगर एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक अगर कुछ दिन और चलता है, 2 से 3 दिन, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बेसिक टू एडवांस सारे सोल्व करेंगे। बेसिक्स हमने बहुत सारे सोल्व करे, एडवांस भी हमने बहुत सारे सोल्व किए हैं। अब हम कल बेसिक और एडवांस दोनों का मिक्सचर लेके आऊंगा मैं, बिल्कुल मिक्सचर। ना तो आपको बताऊंगा कि ये बेसिक वाला है, ना आपको बताऊंगा ये एडवांस वाला है। मैं आपको टेलीग्राम पे बुकलेट जो प्रोवाइड कराऊंगा उसमें मिक्सअप क्वेश्चन है, वो आपको खुद ढूंढने हैं, बेसिक कौन सा है, एडवांस कौन सा है, और उनको तुरंत हल करना है 10 सेकंड के अंदर अंदर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सभी को शेयर करना, क्योंकि ये गणित की क्लासेस है हमारी, यहाँ से बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। थैंक यू, बाय बाय।